राष्ट्रीय लोकदल को मैंने अपनी पूरी जवानी दी। उस समय लोकदल में आया था जब सदन में लोकदल का किसी भी सदन में लोकदल का कोई प्रतिनिधि नहीं था। कि तलवारें बट रही हैं, कि गालियां दी जा रही हैं, कटोगे तो बटोगे, कि कह रहे हैं कि उसको पता नहीं था। मतलब मुख्यमंत्री की लैंग्वेज ऐसी होनी कि पता नहीं था मुल्ले को कि किसकी सरकार है। सोच उस नेता की आज भी सेक्युलर है। दिखाना और करना, इसमें फर्क आता है। हमें एमएलसी भी मिला, हमें एमपी भी मिला, हमें मंत्रालय भी मिला, हमें महिला आयोग भी मिला, हमें SC/ST आयोग भी मिला। उन्होंने चुनाव हारने के बाद भी जो 2013 का दंगा हुआ था, जो आखिर वो 19 का चुनाव है मुजफ्फरनगर में, उन्होंने ये कहा था कि मैं उस खाई को पाटने आया हूँ। आज़ाद समाज पार्टी मैंने इसलिए ज्वाइन की है कि देखिए एक राजनीतिक एक समीकरण है। पिछड़े लोग हैं या दलित लोग हैं जो राजनीतिक तौर पर या सामाजिक तौर पर जिनको हीन भावना से देखा जाता है, उनकी परसेंटेज लगातार बढ़ती जा रही है। भविष्य नीतियों का होता है, बस अब सोच का भविष्य होता है, और मैं उनकी सोच और उनकी नीतियों से प्रभावित हूँ। जिसकी सोच, जिसकी नीति अच्छी होगी, उसका भविष्य उज्जवल होगा। नमस्कार, मेरा नाम आसमान कैफ है और आप लोग इनकलाब हिंदी देख रहे हैं। हमारे साथ में आज राव केसर साहब आपको दिखाई दे रहे हैं। पिछले कुछ समय से जो आप पश्चिम उत्तर प्रदेश की सियासत को जानते हैं, तो उनमें राव केसर वो राष्ट्रीय लोकदल के सबसे वफादार पुराने लोगों में से एक हैं। ये चौधरी अजीत सिंह जी के बेहद प्रिय कार्यकर्ताओं में से लोकदल के थे और उसी लेगेसी को इन्होंने कंटिन्यू किया। चौधरी जयंत के साथ ये बहुत नज़दीक में रहे। आप एक बहुत बड़े समय तक लोकदल के सहारनपुर जनपद के जिलाध्यक्ष रहे और उसके बाद भी तमाम लोकदल के बड़े मंचों पर ये दिखाई देते थे। आज एक अप्रत्याशित घटनाक्रम में इन्होंने अपने राजनीतिक कैरियर में जिस राजनीतिक दल के साथ जीने मरने की कसम खाई हो, उस दल को छोड़ दिया है। राव केसर एडवोकेट ने आज आजाद समाज पार्टी ज्वाइन की है, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर के सामने। ये बात चौंकाती है, इसलिए चौंकाती है क्योंकि पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ गठजोड़ में आने के बाद बहुत सारे मुस्लिम नेता वो लोकदल में अपना राजनीतिक भविष्य सुरक्षित नहीं मान रहे हैं। इस तरह की भी बातचीत है कि उनके दो विधायक, एक गुलाम मोहम्मद जो सिवाल खास से हैं और दूसरे अशरफ अली खान जो थाना भवन से हैं, कि वो भी भविष्य में लोकदल से अलग दूसरा कहीं ठिकाना खोज रहे हैं या वो वहां बहुत अधिक समय तक रहना नहीं चाहते हैं। राव केसर साहब, बहुत स्वागत आपका। शुक्रिया भाई, आपका बहुत बहुत। कैसे आपके हैं आप? दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। दुआएं आपकी, अल्लाह का करम है, मालिक का शुक्र है। तो कितने समय तक आप लोकदल में रहे? राष्ट्रीय लोकदल को मैंने अपनी पूरी जवानी दी। पूरी जवानी? बचपन से लेके जब से मैं राजनीति में आया, स्टूडेंट लाइफ के बाद से, तब से मैंने चौधरी चरण सिंह जी की नीतियों को प्रभावित होकर माननीय चौधरी अजीत सिंह जी की कार्यशैली को देखते हुए मैंने ये प्रण लिया हुआ था कि पूरा जीवन चौधरी चरण सिंह के चरणों में, चौधरी चरण सिंह जी की नीतियों में अपना सामाजिक सेवा के लिए समर्पित कर दूंगा। तो मैं अगर ये समझ लूं तो आपको कितना समय हो गया होगा लोकदल में? लगभग आप भी मान लीजिए कि 99 से मैं लोकदल, अगर बीच का कुछ पीरियड छोड़ दिया जाए तो 99 से लेके अब तक आप ये देख लीजिए 26-27 साल मुझे राष्ट्रीय लोकदल में होगी। अगर एक साल का बीच में कुछ कारण रहे, बीच का कुछ हिस्सा रहा एक साल, तो उसमें समाजवादी पार्टी में चला गया था, लेकिन मैंने वहाँ भी देखा कि चरण सिंह जी की नीतियों की अनदेखी हो रही है, तो मैं वहाँ से भी बैक होके फिर वापस लोकदल में आया था। और उस समय लोकदल में आया था जब सदन में लोकदल का किसी भी सदन में लोकदल का कोई प्रतिनिधि नहीं था। चौधरी साहब भी चुनाव हारे हुए थे, चौधरी अजीत सिंह भी। उस समय मैंने लोकदल का दोबारा से दामन थामा था और उसके लिए काम किया। आज तो 9 MLA हैं, सांसद हैं, सब कुछ है, सत्ता में भागीदारी है। कितने समय आप जिलाध्यक्ष रहे सहारनपुर के? सहारनपुर में मैं सन 3 से लेके और 9 तक तो 6 साल पहले रहा, और अब लगभग ये समझ लीजिए 17 से लेकर 25 तक अब रहा। लगभग मैंने 8 और 6 14-15 साल में राष्ट्रीय लोकदल का जिलाध्यक्ष रहा।
और चौधरी अजीत सिंह के काफी प्रिय आप चौधरी सिंह कार्यकर्ता जी थे। हाँ, बहुत बहुत मोहब्बत करते, बड़ा बड़ा लगाव करते थे। कैसे मान लें कि आप उनके प्रिय थे? वो उन्होंने कभी भी चौधरी अजीत सिंह ने सहारनपुर ही नहीं, अगर उसका कोई डिसीजन भी सहारनपुर में लिया है या उसके आसपास अगर कोई डिसीजन लिया है चौधरी साहब ने, तो वो बिठा के बात जरूर करते थे, पूछते, व्यूज जरूर पूछते थे। और मैंने कभी किसी जो उन्हें असलियत बताई वो पार्टी हित में बताई। हमेशा हमने पार्टी हित की उनसे बात की। जो साहब समझते थे कि ये अपने लिए नहीं, ये पार्टी के लिए काम करता था, इसलिए मुझे वो काफी अपने नजदीक, जब वो मेरा मिनिस्टर सौभाग्य है कि मानते थे वो अपने जब वो आप को। मिनिस्टर थे तब आप जिलाध्यक्ष थे? बिल्कुल ही उस समय भी मैं सेंट्रल जिलाध्यक्ष गवर्नमेंट था, मिनिस्टर हाँ, थे। हाँ, मैंने अपने लिए कभी कुछ नहीं और जब माना। स्टेट में सरकार चल रही थी, मुलायम सिंह यादव जी तब भी मैं थे, जिलाध्यक्ष था उसमें। तब भी आप जी, जिलाध्यक्ष पहले थे। बसपा जी के साथ भी कुछ दिन चली, फिर समाजवादी में चली, तब भी मैं जिलाध्यक्ष था। मैंने तब भी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, आज भी कुछ नहीं मांगा, चौधरी साहब के समय में भी कुछ नहीं मांगा। लेकिन चौधरी साहब की, चौधरी चरण सिंह जी की जहाँ का सवाल आता है, जहाँ संविधान का सवाल आता है, वहां सोचना पड़ता है, अब सोचना पड़ रहा है। तो कोई एक कार्यकर्ता किसी एक राजनीतिक पार्टी में, जिसमें उसको विधानसभा चुनाव भी नहीं लड़वाया जा रहा है, जिसमें उसको विधान परिषद में भी नहीं भेजा जा रहा है, या उसको कुछ मिल नहीं रहा है, जनरली राजनीति करता है कार्यकर्ता तो इसलिए करता है क्योंकि उसकी महत्वाकांक्षाएं होती हैं। इतने लंबे समय तक आप रहे, 2 दशक से ज्यादा, और लंबे समय तक जिलाध्यक्ष भी रहे, बड़ा जिम्मेदारी का पद भी था, कठिन परिस्थिति में भी रहे। आपने बताया जब चौधरी चरण सिंह हार गए चुनाव में तब भी वहीं था, और उस समय वापस रिज्वाइन किया था। फिर अब क्या हुआ ऐसा कि आपने छोड़ दी? क्या भाई, मैं कुछ दिन से ये देख रहा था, मैं भारतीय जनता पार्टी का, हमने वो दौर देखा है जब चौधरी अजीत सिंह ने भी एक बार भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन किया था। उस वक्त एक परस्पर की राजनीति होती थी। अटल बिहारी वाजपेयी की भाजपा थी, और हर आदमी, मतलब एक ये जो सांप्रदायिकता का जहर है, ये उस वक्त इतना नहीं घुला हुआ था। तो हमें लगा तब भी, जब ये जो साहब ने वहाँ पे भाजपा में जब गए चौधरी जैन चौधरी भी, तो हमें लगा कि वही भाजपा है ये, और खास काम करेंगे, मिलेंगे, कुछ मिले ना मिले। देखिए, महत्वाकांक्षी हर आदमी होता है, लेकिन मेरी नजर में हमेशा पहले देश और संविधान रहा है। पद क्या मिले, इतनी बड़ी ये इतना बड़ी चीज मैटर नहीं करता, बल्कि मैटर ये करता है कि लोग आपकी विचारधारा से प्रभावित हैं या नहीं, आपको लोग किस विचारधारा का, किस स्टेटस का और किस ख्याल का लोग मानते हैं, अच्छा मानते हैं। मैंने पिछले कम से कम 6-7 महीने से मैं देख रहा हूँ, जैसे जैसे, बल्कि साल भर से ही देख रहा हूँ, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता है, किसी भी चीज का चुनाव हो, तो एक सांप्रदायिकता का एक एजेंडा परोसा जाता है कि तलवारें बट रही हैं, कि गालियां दी जा रही हैं, कहीं कह रहे हैं कि साहब कटोगे तो बटोगे, कहीं कह रहे हैं कि उसको पता नहीं था। मतलब मुख्यमंत्री की लैंग्वेज ऐसी होनी कि पता नहीं था मुल्ले को कि किसकी सरकार है। 4 दिन पहले गाजियाबाद में तलवारें बांटी जा रही थी, उसको हम अगर अगर हम उसके इन चीजों को देख के खामोश बैठे, तो ये सेक्युलरिज्म की पहचान नहीं है। किसी पे भी अत्याचार हो, किसी पे भी हो, हमें आवाज उठाना हमारी जिम्मेदारी बनती है। और मैंने ये महसूस किया कि अगर हम खामोश होकर उस तमाशे को देख रहे हैं, भले उस तमाशे में शरीक नहीं है या उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर हम उस तमाशे को देख रहे हैं तो हमारा कहीं ना कहीं मौन समर्थन है। तो आप लोग जैसे चौधरी अजीत सिंह के करीबी लोगों में थे जी, और आपने देखा कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ भी रहे जी, या वो समाजवादी पार्टी के साथ भी रहे, लेकिन उनकी अपनी एक आइडियोलॉजी थी, उस आइडियोलॉजी से अजीत सिंह नहीं हटे, कभी समझौता नहीं किया। गुड। तो आपने कभी बताई नहीं ये बात कि चौधरी जयंत को कि आपकी राजनीतिक पार्टी में जो आइडियोलॉजी चौधरी अजीत सिंह जी की थी, वो आइडियोलॉजी वर्क नहीं कर रही है, और जब ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरह की बात करते हैं, तो जो आपके साथ मुस्लिम्स हैं या जो आपकी आइडियोलॉजी है, जिस लेगेसी को आप कंटिन्यू कर रहे हैं चौधरी चरण सिंह जी के दौर से, वो लेगेसी जो है वो खराब हो रही है?
देखिए, मैं फर्क बताऊं आपको। मैंने आज राष्ट्रीय लोकदल छोड़ दी, आजाद समाज पार्टी में चला गया, तो मेरा मकसद ये नहीं है कि सामने किसी की बुराई करना शुरू कर दूं। चौधरी अजीत सिंह 3 महीने में कम से कम एक बार, साल में 4 से 5 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार वो सभी अध्यक्षों को, सभी कार्यकर्ताओं को बुलाते थे, पूछते थे, उनसे मीटिंगें करते थे। भले ही वो सरकार में रहे हो या सरकार से बाहर रहे हो, फीडबैक लेते थे। और फीडबैक लेने के बाद उस पर हमें ये भी लगता था कि कहीं ना कहीं काम हो रहा है। ऐसा नहीं कि जयंत चौधरी ने नहीं पूछा, मीटिंग तो बहुत कम करते हैं वो, मेरे ख्याल से जब से सरकार में है तो कोई मीटिंग करी नहीं है। चौधरी साहब के बाद भी उन्होंने, चौधरी साहब के देहांत के बाद भी कोई मीटिंग नहीं हुई अब तक। लेकिन मतलब जिस गंभीरता से कार्यकर्ता की बात को लेना चाहिए, उस गंभीरता से उन्होंने कभी ली नहीं फीडबैक को, जैसे चौधरी साहब लेते, बड़े चौधरी साहब लेते थे। या तो उनके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग आ गए, मैं नहीं मानता कि वो सांप्रदायिक है, मैं आज भी कहता हूं उन्हें, सोच उस नेता की आज भी सेकुलर है, लेकिन अगर हम सांप्रदायिक ताकतों की एजेंडे के सामने खामोश हैं, तो इसका मतलब हम, या तो हमारा कहीं मफाद है। नहीं, उन्होंने कई उत्तर प्रदेश में जैसे नाम लिखे जा रही थी तो जी, उसका जी। विरोध उन्होंने जी, किया। जी, जी। कई जगह उन्होंने ये दिखाने की कोशिश भी की कि वो उस आइडियोलॉजी के साथ नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी की एरोगेंसी की आइडियोलॉजी है, उस पे के साथ नहीं है, हिंदुत्व की आइडियोलॉजी के साथ नहीं है, ये तो दिखाया उन्होंने। लेकिन ये दूसरी बात है जो आप कह रहे हैं कि वो अपने कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं दे रहे थे। क्या भाई, दिखाना और करना, हम्म, इसमें फर्क आता है, इस बात में फर्क आता है। मैं आपको बड़ी स्पष्टता से कहता हूं कि लगभग 1.5 से 2 साल से हम सत्ता में हैं, हम्म, और हमारी भागीदारी भी है, हमें एमएलसी भी मिला, हमें एमपी भी मिला, हमें मंत्रालय भी मिला, और बहुत से पद मिले। हमें महिला आयोग भी मिला, हमें एससी एसटी आयोग भी मिला, बहुत सी जगह बहुत लोग एडजस्ट हुए। और पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति, जहां आदरणीय जैन जी का जहां बहुत ज्यादा असर है, वहां एक अल्पसंख्यक समाज का अपना एक असर है, अपना एक वोट है, अपना वो एक डिसाइडिंग फैक्टर है। या तो वो भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आके किसी मुस्लिम को, किसी अल्पसंख्यक को एडजस्ट नहीं कर पाए, जिसके ज्यादा चांसेस है, मैं यही मानता हूं। और अगर हम अपनी अपनी पार्टी में अपने वर्कर्स को, अपने वोट बैंक को, अपने कार्यकर्ताओं को अगर हम सम्मानित नहीं कर पाएंगे, हम उसको एडजस्ट कहीं नहीं कर पाएंगे। मेरा सवाल जब से यही चला आ रहा था, जज साहब, तुमने कई बार कहा कि अगर आप ये समझते हो कि मैं अपने लिए कह रहा हूं, आप एक्सेप्ट मी, किसी को भी आप, कि कम से कम हम ये तो कहेंगे कि भाई हम सरकार में रहे थे तो हमें ये सम्मान मिला। आप इस कह जगह रहे हैं हम कि एडजस्टमेंट हुआ। चौधरी जयंत जो हैं वो जैसे ही वो बीजेपी के साथ गए, उसके बाद से उनके राजनीतिक पार्टी के उनके जो कार्यकर्ता, मुस्लिम कार्यकर्ता थे, उनको वो उनकी लड़ाई नहीं लड़ पाए, उनको सम्मान नहीं दिला पाए कहीं भी। 100%। और जो है, अब यही एक सवाल है, जैसे जी, दो लोग हैं, जी, 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 एक थाना भवन के विधायक हैं और एक सिवाल खास के विधायक हैं। जी, जी, गुलाम मोहम्मद हैं, एक अशरफ अली खान है। जी, जी। तो क्या ये समझा जाए कि भविष्य में, चूंकि भारतीय जनता पार्टी की तो एक आइडियोलॉजी है बिल्कुल, कि बिल्कुल। वो मुस्लिम्स को चुनाव नहीं लड़ा। नहीं लड़ाती है, तो बिहार में जरूर जमा खान को जेडीयू ने, लेकिन अपवाद है वो एक, वहाँ अपवाद है वो क्योंकि अपवाद है। नीतीश और जी, जयंत जी, के जी, कद में अंतर है। जी, जी, जी। तो क्या ये भी हम मान लें कि जो राष्ट्रीय लोकदल है, और राष्ट्रीय लोकदल में जो मुसलमान नेता हैं, जैसे वसीम राजा एक पहले चले गए, अब आप दूसरे बड़े नाम थे, अब आप चले गए, जी, जी, तो क्या हम ये मान लें कि जो मुसलमान हैं, अभी हाल के दिनों में एक चेयरमैन है बागपत के, जी, जी। उनके विरुद्ध भी कार्रवाई हुई, उसको वो जी, जी। डिफेंड नहीं कर पाए, डिफेंड नहीं कर पाए। तो क्या ये फाइनली डिसाइड कर लिया है लोकदल में मौजूद मुस्लिम्स नेताओं ने और कार्यकर्ताओं ने कि उनका नेता उनकी रक्षा सम्मान की नहीं कर पा रहा है? देखिए, वो तो बहरहाल वो पर्टिकुलरली क्या सोचते हैं, इंडिविजुअली अपने बारे में वो क्या सोचते हैं, लेकिन मेरा इस पे 1.5 लाइन में सिर्फ ये कहना है कि उन नेताओं का भविष्य राष्ट्रीय लोकदल में सुरक्षित नहीं है। हम्म,
मुझे नहीं लगता कि वो उनके हितों की रक्षा कर पाए। पॉलिटिकली उनके हित जो है वहां से वो लगने वाले नहीं है। समय है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों इन लोगों को सोचना पड़ेगा। और बहरहाल जो चुनावी लोग हैं, जो चुनावी मैदान में रहते हैं, चुनाव लड़ते हैं, तो उनकी महत्वाकांक्षा रहती है सदन में जाना। 2013 के दंगे के बाद में मुजफ्फरनगर में राष्ट्रीय लोकदल की स्थिति ना केवल खराब हुई, बल्कि पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में उनके पास एक ही विधायक आया और वो भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया। 2019 में बमुश्किल, हालांकि वोट तो बहुत पड़ी, लेकिन बहुत तरह के आरोप लगते हैं। चौधरी अजीत सिंह, चौधरी जयंत दोनों चुनाव हार गए। 2022 के विधानसभा चुनाव में उनके 8 विधायक जीते, अभी एक को जोड़ ले तो 9 हो गए। उसके बाद वो राज्यसभा भी गए। और मुसलमानों ने खासकर इस पीरियड में चौधरी जयंत ने, चौधरी अजीत ने बहुत काम किया। इन्होंने मुस्लिम्स के बीच जाकर के भाईचारे की बात की, उनके यहाँ रातें बिताई, उनके चारपाई पर जाकर बैठे, जाटों और मुसलमानों में जो नाराजगी थी वो दूर कराई, सुलह समझौते कराए, मुकदमे में समझौते कराए। 2022 में जयंत ने अच्छी वापसी की, उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। तो मुसलमान नेता जो थे उन्होंने तभी विरोध क्यों नहीं किया? मैंने आपको कहा ना अभी बात कि 2000 जो मुस्लिम नेता जो थे राष्ट्रीय लोकदल में या हैं अभी, वो चौधरी अजीत सिंह जी के सामने से। और उस वक्त हम लोगों को ये लग रहा था कि भाजपा से गठबंधन चौधरी अजीत सिंह ने भी किया था, लेकिन उन्होंने अपने असूलों से कभी समझौता नहीं किया। आप कह रहे हैं चौधरी जयंत ने उसूलों से समझौता कर लिया? बहुत कुछ आप ये मान लीजिए कि सत्ता के लिए उन्होंने जो है बहुत कुछ खोया है। और अभी जो 2022 की आप बात कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं 2022 में समाजवादी पार्टी से गठबंधन करके चुनाव लड़ा था। वो अलग परिस्थितियां रही हैं कि उसमें कहाँ से किसको अलग से सिंबल किसको दिया, किसको हुआ, जो बातें तय हुई थी, मैं उसमें अंदर से मैं बहुत नज़दीक रहा। कुछ उस समय भी कुछ समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छा कोई रोल नहीं किया था जयंत चौधरी के साथ, मैं ये भी मानता हूँ। मुझे पता है उस समय का भी, शायद आपको भी पता होगा। सिंबल किसी का, कैंडिडेट किसी का, ये किसी का, वो किसी का, कहीं से अपना सीटें हमें मिल गई, अपना कैंडिडेट लड़ा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो ऐसी बहुत सी परिस्थिति रही है। लेकिन फिर भी आप जैसा आप कह रहे हैं, मैं नो डाउट आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ इस बात के लिए कि बहुत अच्छी वापसी उन्होंने की थी। और ये जो वापसी आई है, इसका क्रेडिट भी मैं चौधरी अजीत सिंह को देता हूँ। उन्होंने चुनाव हारने के बाद भी, जब वो जो 2013 का दंगा हुआ था, जब आके वो 19 का चुनाव लड़े मुजफ्फरनगर में, उन्होंने ये कहा था कि मैं उस खाई को पाटने आया हूं। चुनाव भले ही हार गए हो चौधरी अजीत सिंह, लेकिन उन्होंने वो खाई जरूर पाटती थी। बात ठीक है। और उस खाई को पाटने में चौधरी अजीत सिंह जी का जितना बड़ा हाथ और जितना बड़ा योगदान रहा कि वो 19 के बाद, 19 के चुनाव के बाद चुनाव हारे। और देखिए, चुनाव इतने बड़े लीडर का हारना एक मायने रखता है, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी तक, पूरी जिंदगी अपनी इस सामाजिक समरसता को बनाने, सेक्युलरिज्म को बनाने में अपनी पूरी जिंदगी मरने तक वो कोशिश करते रहे, इसी तरह करते रहे। और ये बड़ा, मैं अपने आप को बड़ा दुर्भाग्य वाली समझता हूँ इस मामले में कि हम उनके अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाए। उनकी मौत भी ऐसे समय में आई कि किसान उनको सही, जो उनका सम्मान था, जो उनका कद था, उसके बराबर में किसान और मुसलमान उन्हें अंतिम विदाई भी नहीं दे सका। ये हमारे लिए बड़ी अफसोस की बात। चलिए, वो तो पैनेडेमिक था, वैसे समय में वो गए, लेकिन ये खाई पाट गए थे। उसी का परिणाम ये रहा कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में मुस्लिम का, जहां तक मैं बात करूं, वो चौधरी जयंत को एक अल्टरनेट के रूप में देखने लगा था। किसान और मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पे आना शुरू हुआ था। अब 8 विधायक आए, 9 आए, मैं गारंटी से कहता हूं इस बात के कि 27 में चौधरी जयंत सरकार बनाने में डिसाइडिंग फैक्टर होते, और हो सकता है चीफ मिनिस्टर ना होते। चीफ मिनिस्टर, बहुत बड़ी संभावना होती है इस बात। 2022 में तो डिप्टी सीएम इनको बनाने को लेकर के 27 की मैं आपको बात बता रहा हूँ कि अगर ये उसी गठबंधन में जुड़े रहते तो 2027 में मोस्ट प्रोबेबली सीएम होते, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश से बहुत कम
आज आपने देख लिए पिछले 20 साल का अगर आप हिसाब उठा के देखें तो गठबंधन सरकारें आ रही है, जबकि भाजपा अपने आप को अजय मानती थी, वो भी जाके भी 24 में देख लीजिए कहाँ चली गई, उसे भी पैसा क्यों का सहारा लेना पड़ा। तो वो नौबत आ सकती थी कि चौधरी जयंत इस पोजीशन पे आ जाते 27 में कि साहब जो है वो उसे नहीं बनाता, वो उसे नहीं बनाता, लेकिन किसान के मुद्दे पर आकर सब पार्टियां, एक नाम जैन सिंह ऐसे हो सकते थे सभी सेकुलर पार्टी के उसमें कि जिन पे आप, जैसे चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बन गए थे, मैं आपको याद दिलाऊं। सीएम तो चलिए राजनीति में कुछ भी संभव है, लेकिन डिप्टी सीएम तो हो ही डिप्टी जाते सीएम तो हो ही जाते, एक अच्छी भागीदारी रहती, लेकिन किसने उनको ये सलाह दी, किसने की, और फिर वहां जाके वो उनके हितों की रक्षा नहीं कर पाए जिन्होंने उन्हें इतनी बड़ी एकदम हाइप पे ले गए, जो जो वोटर उनको हाइप पे ले गए, उन लोगों ने मतलब समाजवादी को छोड़कर लोगों ने बहुजन जैसी पार्टी को छोड़कर लोगों ने जो जयंत चौधरी के जहां कैंडिडेट थे वहां मुस्लिम ने उन्हें विजयश्री दिलाई। तो इनका जो वोटर है कमेरा वर्ग, उसमें सभी में उदासीनता है या सिर्फ मुस्लिम्स में है? नहीं, सभी में है। किसान को जो, अब आप देखिए किसान का मसला मैं आपको बताऊं, नो डाउट 400 रुपए हुआ गन्ना, लेकिन ये मैं नहीं मानता इसमें किसी की कलंदरी है। ये सीजन आ ही रहा था प्राइस वार का। आज आप देख लीजिए कि कोल्हू पे 500 रुपए गन्ना बिक रहा है, मिल्स नो चेन पे हैं, बंद चेन्स बंद हैं, नो केन पे आगे जो है वो मिल आगे है। ये एक समय था क्योंकि बुआई कम हो गई, रकबा कम हो गया, जब 4 साल से 10 साल से किसान पिट रहा था उसने गन्ना बोना कम कर दिया, वो दूसरी फसल की तरफ गया, और ये प्राइस वार आना था, हमें लग रहा था ये प्राइस वार होगा, अगर ये तो 450 भी हो जाता तो भी कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि आज कोल्हू वाला कैश पेमेंट पर 500 रुपए गन्ना खरीदा है। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि साहब जो है उन्होंने कोई खाद की कालाबाजारी, खाद की कालाबाजारी इस कदर हो रही है, डीएपी टाइम पे नहीं मिल रहा। मुख्यमंत्री जी बयान देते हैं खाद की कोई कमी नहीं है, और कट्टा दो वो भी 15-15 दिन में, आपका आधार होगा, फिर आपका ओटीपी आएगा, आपका ये होगा, आपका पता लगा किसान तो है वो 20 बीघे का, 30 बीघे का, उसे कट्टे चाहिए 10, कट्टे मिल रहे आपको 2, और वो भी 10-10 दिन के, उससे रेट आप देख लीजिए कहाँ चला गया। तो फिर वो ब्लैक में खरीद रहा होगा। ब्लैक में खरीदता है किसान, क्या करे, मजबूरी है, मजबूरी है। इफको की जहाँ आपने वो दी हुई है फ्रेंचाइजी, जिन जिनको दी हुई है, वो ब्लैक में दे रहे हैं किसान, वहां से ले रहा है, मजबूरी है उसकी। तो ये तो सामाजिक और राजनीतिक इश्यूज हैं, लेकिन आपने आजाद समाज पार्टी क्यों ज्वाइन की? आजाद समाज पार्टी मैंने इसलिए ज्वाइन की है कि देखिए एक राजनीति का एक समीकरण है, जितने पिछड़े लोग हैं या दलित लोग हैं या जो राजनीतिक तौर पर या सामाजिक तौर पर जिनको हीन भावना से देखा जाता है, उनकी परसेंटेज लगातार बढ़ती जा रही है। आज भी बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि आज भी संविधान की प्रति जलाई जाती है। अगर मनुस्मृति के बारे में किसी ने कुछ कह दिया तो उसको उसका बायकॉट किया जाता है, और उसके खिलाफ जो है एक बड़ा भवंडर मचाया जाता है। और मैं ये समझा जहाँ तक कि जब तक ये जात की और धर्म की राजनीति होती रहेगी तब तक देश पीछे हटता रहेगा। हमें दलितों को, शोषितों को, अल्पसंख्यकों को एक मंच पर आने की आज जरूरत है। जब तक चौधरी चरण सिंह जी के विचार, भीमराव अम्बेडकर जी के विचार, काशीराम जी के विचार जब तक कृतार्थ नहीं होंगे, उस पर नहीं देखा जाएगा, वो आज हो, 2 दिन बाद हो, 2 साल बाद हो, 20 साल बाद हो, मैं ये देखता हूं कि हमारी उम्र ढलान की तरफ है। हम ये चाहते हैं कि हम सांप्रदायिकता नहीं बल्कि सामाजिक समरसता आने वाली पीढ़ी को तोहफे में देके जाए। तो उस पे मुझे ऐसा लगा कि एक वाहिद आदमी माननीय हमारे
नेता चंद्रशेखर आजाद जी ऐसे हैं जो हर विषय पर पार्लियामेंट के अंदर भी और सड़क सड़क से लेकर संसद तक ईमानदारी से संघर्ष कर रहे हैं। तो हमने लगा कि जब हमें संघर्ष करना ही है, अगली पीढ़ी को जब हमें आगे बढ़ाना ही है, तो हम क्यों ना ऐसे आदमी के नेतृत्व में काम करें जो सड़क से लेकर संसद तक काम कर रहा हो, जिसका नेटवर्क पूरे देश में बनने जा रहा हो। तो समय रहते हम काम करेंगे। आज हो सकता है वो संख्या के रूप में, संख्या बल के एतबार से सदन में आज कम है, शुरुआती हुई है, एक ही सदन में है, लेकिन अगर इसी ईमानदारी से बढ़ते हैं और साथियों ने ईमानदारी से साथ दिया तो ये सांप्रदायिकता की राजनीति को काउंटर करने में एक ये शख्स हमें सामने नजर आ रहा है, जैसे भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान हमें दिया था उस पर चलने के लिए। इसलिए मैंने आजाद समाज पार्टी ज्वाइन की। चंद्रशेखर जो है वो आप ही के जनपद के हैं। जी जी, आप भी सहारनपुर के हैं, वो भी बिल्कुल सहारनपुर के हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और उनका शुरुआती संघर्ष आपने देखा भी है। बिल्कुल देखा है। अभी तो वह राजनीतिक तौर पर उनकी एक आइडेंटिटी विकसित जी हो जी गई, जी 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 दुनिया जान गई है। जी 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 जी, संसद में भी उनके उठाए गए सवाल जो है वो जी। संख्यात्मक तौर पर बहुत अधिक है बहुत अधिक होता और है। विभिन्न मुद्दों को कवर भी करते हैं। क्या भविष्य देखते हैं आप चंद्रशेखर आजाद का? भविष्य नीतियों का होता है, बस अब सोच का भविष्य होता है, और मैं उनकी सोच और उनकी नीतियों से प्रभावित हूं। जिसकी सोच, जिसकी नीति अच्छी होगी उसका भविष्य उज्जवल हो। उनके लोग ये दावा करते हैं कि ये अगले चीफ मिनिस्टर हैं, संभावना है? अगले चीफ मिनिस्टर हमारे चंद्रशेखर जी हैं, ये आप कहना चाह रहे हैं? ये उनके लोग कहते हैं कि देखिए, मैंने असल में तो मैं आज ही पार्टी मैंने ज्वाइन की है, इस बारे में उनके लोग क्या कहते हैं क्या नहीं, लेकिन राजनीति में असंभव कुछ नहीं है। मेहनत की जरूरत है। अभी 1-1.5 साल है, आप देखेंगे अभी 2-3 महीने में ही हिंदुस्तान की एक बड़ी बड़ी शख्सियत आजाद समाज पार्टी को ज्वाइन करेगी, और जब एक काफिला बनेगा तो मंजिल दूर नहीं होती है। हाँ, राव केसर साहब से हमने बात की थी और दो बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक तो राव केसर साहब जो है वो राष्ट्रीय लोकदल में पिछले 20-25 सालों से जुड़े रहे, वो चौधरी अजय सिंह जी की आंख का तारा रहे, तो इनका वहां से जाना, दूर जाना ये तकलीफ दे तो है। इनसे बातचीत में दिखता भी है, कहीं से ऐसा लग रहा है कि राष्ट्रीय लोकदल में कार्यकर्ताओं की और खासकर अल्पसंख्यक समुदाय के नेताओं की अनदेखी हो रही है। वो उनके सम्मान की रक्षा करने में उनके नेता कमजोर दिखाई दे रहे हैं, ये स्पष्ट कर रहे हैं राव केसर साहब। दूसरी बात इनका कहना यह है कि आजाद समाज पार्टी में वो इसलिए गए हैं क्योंकि संविधान की लड़ाई लड़ने के लिए वर्तमान समय में सबसे अधिक आवश्यकता है और इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए चंद्रशेखर आजाद बेहतर विकल्प दिखते हैं। बहुत धन्यवाद आपका, नमस्कार।